So by this time, you must have finished your class 12 syllabus, and lastly, you must have learned about all part 2 chapters, right? Starting from ray optics and then ending at the semiconductors. But at that time, it may happen that whatever chapters you had learned in part 1, they are faded, right? तो उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए. तो ये इसी आइडिया से ये वाले वीडियो हम तैयार करने वाले हैं. तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के क्विक रिवीजन से. तो पहले देख लेते हैं कि अगर रिकॉल करें कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था. तो इस चैप्टर में हमने शुरू किया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटीज, इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था. उसके बाद कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, और बाद में देखा था कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज मतलब कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है. उसके बाद हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में हमने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से स्पेस में फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं. मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है तो कैसे फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं. उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट को, और फिर लर्न किया था कि फील्ड ड्यू टू डायपोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. उसमें हमारे पास दो केस थे, फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन एंड फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन. और उसके बाद एक छोटी सी थियरी आती थी कि इफ़ अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा. तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो ज़ीरो होता था बट टॉर्क लगता था, राइट. तो वो वाली थियरी थी. उसके बाद हमने जो लॉजिकल सीक्वेंस में आता है वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट के बाद हम फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर गॉसेस थ्योरम. तो फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चार्ज हमेशा एक पॉइंट या 2-3 पॉइंट पे नहीं होता. चार्ज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली या पूरी 2 डायमेंशनल शीट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है यूनिफॉर्मली, या तो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. तो उस केस में हम कैसे डील करेंगे, उसके लिए कूलम्स लॉ इज़ नॉट सफिशिएंट, और इसीलिए हम गॉसेस थ्योरम पढ़ते हैं. तो जिसमें हम पढ़ते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है, गॉसियन सरफेस क्या है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ उसका कैसे रिलेशन है. और फिर उसी गॉसियन थ्योरम को मतलब कि अच्छे से इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे तो हम इनफाइनाइट लाइन, मतलब जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इन इनफाइनाइट लाइन, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ सकते हैं. इनफाइनाइट शीट अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ सकते हैं. स्फेरिकल शेल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड. एंड अगर सॉलिड स्फीयर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी इनसाइड एंड आउटसाइड, ये ढूंढ सकते हैं, राइट. तो ये है क्विक ब्रशअप ऑफ व्हाट इज़ देयर इन दिस चैप्टर नंबर 1. अब जो भी हमारे कंटेंट है उसको बहुत क्विक में हम लोग उसका क्विक रिवीजन करेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर याद आ जाएगा. प्लीज़ कीप इन माइंड ये वाला वीडियो सिर्फ आपको ब्रशअप मतलब कि याद कराने के लिए है. हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप ये चैप्टर पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हो, बट थोड़ा सा फेड हो गया है, थोड़ा सा मेमोरी में लैप्स हो गया है. तो बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए, रिकॉल कराने के लिए, है ना, ये वाला जो है वो वीडियो हम लोग बना रहे हैं. तो let's start with the first part, that is properties of charge and Coulomb's law. राइट बच्चा, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से. इस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सबसे पहले हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो जिसमें हमने देखा था कि कुछ पेयर ऑफ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको रब करने पे वो एक दूसरे के और अट्रैक्ट होते हैं, राइट. तो द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल बिकॉज ऑफ रबिंग या फ्रिक्शन, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. जैसे हम देखते हैं कि ड्राई हेयर को अगर हम कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब और हेयर दोनों के पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ पोर्ट्रेड बाय सर्टन पेयर ऑफ मटेरियल. कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, कुछ में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, और ऐसे मटेरियल हो जाते हैं चार्ज और वो पोर्ट्रे करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन या रबिंग. दूसरा पॉइंट था कि ये किसकी वजह से है. तो ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज. तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स.
सो जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब जो है चार्ज जो है वो दो टाइप का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसको हम ई बोलते हैं, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, एक तो जो है चार्ज है एडिटिव। किसी बॉडी पे अगर Q1 Q2 Q3 चार्ज है तो टोटल चार्ज Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है तो टोटल चार्ज जीरो भी हो सकता है। ये थी उसकी पहली प्रॉपर्टी, एडिटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी थी उसकी क्वांटाइजेशन। That means charge possessed by any body Q is a integer multiple of smallest charge E, where n is an integer multiple 1, 2, 3 and so on, right? So charge cannot be in any number. Charge is always integer multiple of the smallest charge, that is small e, right? That property is called quantization. उसके बाद हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखी थी, conservation of charge. That means charge cannot be created or it cannot be destroyed. The only thing can happen is transfer of charge from one body to another body. If one body loses charge, it becomes positively charged. At the same time, there must be another body who is gaining charge. It becomes negatively charged. So total charge of these two body remains always same, or the charge is conserved. So charge के बारे में हमने इतना पढ़ा था, and then we are supposed to solve some numericals based on charge and the properties of charge. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सेकंड पार्ट हमारा जो शुरू होता था, वो सेकंड पार्ट जो हमारा होता था वो था कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ क्या बताता था बेटा, कि दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट कूलम ने ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला था और उन्होंने क्या बताया कि फोर्स बिटवीन टू यू कैन से चार्ज पार्टिकल्स से Q1 एंड Q2। तो मान लेते हैं कि ये चार्ज जो है वो Q1 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये है चार्ज Q2, ये भी दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कि R है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम इज गिवन बाय K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R², right? That means electric force is proportional to product of charges and inversely proportional to the distance square of the distance. and ये जो K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो मीडियम पे डिपेंड करता है, और जिसकी वैल्यू है 1/4πε0, दैट इज़ 9 × 10⁹ फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस, राइट। एंड अगर ये कोई मीडियम में है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ पे एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी का डिटेल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में, राइट। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी बेटा, 8.85 इंटू 10⁻12, राइट। के उसका यूनिट हम आसानी से निकाल सकते हैं। इट इज़ के का यूनिट क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू -2, राइट। तो ये था हमारा स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ पे क्या एज्यूम करना था बेटा कि Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब कि इनकी साइज़ इतनी छोटी है कि इनके बीच का डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तब उसकी साइज़ की वजह से वो डिस्टेंस में कुछ खास फ़र्क होने वाला नहीं है। कंपेयर टू द डिस्टेंस आर, द साइज ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्ज बोलते हैं, एंड कूलम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, राइट। तो ये था कूलम का, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, स्केलर फॉर्म। नाउ एज फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये फोर्स किसी डायरेक्शन में लगने वाला है। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है, तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के ज्वाइन करती हुई लाइन है, तो दिस फोर्स इज़ नोन एज फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ 1, एंड दिस फोर्स इज़ नोन एज फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 2, राइट। सो चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रहा है और चार्ज 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे हमने दिखाया है। इस तरह से आप देख सकते हो कि फोर्स इज़ ऑलवेज एक्टिंग along the line joining them, राइट। तो इस तरह से हम दो पॉइंट चार्ज हैं तो उसके बीच का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। अगर ये चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स इस तरह से लगेंगे, दिस विल गेट अट्रैक्टेड
इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 एंड दिस विल ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड, दिस इज फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 व्हेन दिस चार्ज इज, एक चार्ज Q1 है जो पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज Q2 है जो नेगेटिव है, राइट। ये हो गया हमारा 2 पॉइंट चार्ज की वजह से। बट जनरली हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अगर उसको पोजीशन वेक्टर और उसके हिसाब से दिखाएंगे तो कूलम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स सी कि अगर हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हियर इज़ द चार्ज Q1 जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और हियर इज़ द चार्ज Q2 वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है, देन दिस वेक्टर इज़ नथिंग बट नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, this vector is known as position vector of charge Q2, this vector is called displacement vector, it is R2 minus R1 जिसको हम लोग R21 बोलेंगे, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। सो इससे हमें क्या पता चलेगा बेटा कि अगर फोर्स का डायरेक्शन है देन ये उनको ज्वाइन करती हुई लाइन है, देन दिस इज़ गोइंग टू बी दी फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दी फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ चार्ज 2, राइट। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर अब हम उसके वेक्टर फॉर्म को कूलम्स लॉ को लिखें तो ये कैसे हो जाएगा। लेट अस से वी आर राइटिंग अबाउट व्हाट इज़ फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, तो दिस इज़ K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज़ डिस्टेंस, इट इज़ R21 मॉड स्क्वायर, R21 मॉड इज़ डिस्टेंस और उसका स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ R21, सो इट इज़ कॉल्ड R21 कैप, जहाँ पे R21 कैप क्या है बेटा, R21 कैप इज़ R21 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 और इट इज़ R2 माइनस R1 डिवाइड बाय जो भी हमारा R21 वेक्टर मिला है उसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो इस तरह से हम लोग F21 को, दैट मीन्स कूलम्स फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम दिखा सकते हैं कि F(1)(2) जो है दैट इज़ K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड R12 कैप यहाँ पे होगा, और इन अदर वर्ड्स F21 इज़ इक्वल टू, ये सब वेक्टर है इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे, F21 इज़ माइनस ऑफ F12, राइट। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। तो दिस इज कॉल्ड द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है तो उसके बीच में कैसे फोर्स लगेगा वो हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लर्न किया। इसके बाद वाला कंसेप्ट जो हमने इसमें पढ़ा था वो ये था कि अगर मल्टीपल पॉइंट चार्ज है तो क्या होगा, तो दैट टॉपिक इज़ टू बी कवर्ड नेक्स्ट, दैट इज फोर्स ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, राइट। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन में लेते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 है एंड ये Q3 है, तीनों 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो फोर्स कैसे लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स हम देखेंगे कि वी एट ए टाइम वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ फोर्स ऑन से 2। तो इस चार्ज 2 को 2 फोर्स अफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट 1, so this is going to be the force on 2 because of 1 and this is going to be the another force, this is because of 3, इसे बोलेंगे force on 2 because of Q3। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा कि जो टोटल फोर्स है ऑन चार्ज 2 इज़ F21 प्लस F23, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर एडिशन हो गया इसका। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि किसी एक पॉइंट चार्ज पे मल्टीपल पॉइंट चार्ज से जो फोर्स लगता है दैट इज़ वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्जेस। और जब ये इंडिविजुअल चार्जेस की हम बात कर रहे हैं और उसके फोर्स की बात कर रहे हैं उस वक्त दूसरे चार्ज की इफेक्ट हम एज्यूम करेंगे कि नहीं हो रही है। एट ए टाइम 1 पॉइंट चार्ज लेंगे, उसका फोर्स देखेंगे और फिर सभी फोर्सेस का हम वेक्टर एडिशन कर देंगे तो टोटल फोर्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका अगर आप वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढोगे एज पर दी लॉ प्रिंसिपल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, तो दिस इज़ गोइंग टू बी दी डायरेक्शन इन विच F2 इज़ गोइंग टू एक्ट। तो इसी तरह से मल्टीपल पॉइंट चार्ज को भी हम डील कर सकते हैं और दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर and wherein we learn about charge, properties of charge, Coulomb's law in scalar form, Coulomb's law in vector form, force due to multiple point charge, right? इसके बाद हम पढ़ते हैं concept of electric field and field at a point कैसे calculate करते हैं।